एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। और आज हमारे साथ है ऑनरेबल एक्स आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड इन द रैंक ऑफ सुबेदार। उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था 1978 में और रिटायरमेंट लिया है कारगिल वॉर के जस्ट बाद 1999। So, Mr. प्रमोद कारस्कर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर माय चैनल। और आप इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज इंट्रोड्यूस अगर आपको कुछ कहना है ब्रीफली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर यूट्यूब। थैंक यू। आई एम हेलिंग फ्रॉम ए अमरावती डिस्ट्रिक्ट। ओके। सर, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से विलेज में हमारे पिताजी जो है वो टीचर थे। मोहरी चोर करके नाम है वहाँ का। मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो अप टू मिडिल स्कूल मेरा वहीं पर एजुकेशन हुआ है। उसके बाद में मैं हाई स्कूल एजुकेशन के लिए पुलगांव पे गया था अपने सिस्टर के पास। तो 8, 9, 10 वहां पर पढ़ा। तो और कॉलेज एजुकेशन मेरा अमरावती में हुआ है। तो कॉलेज एजुकेशन तो पूरा नहीं हुआ था। बीएससी पार्ट 2 में से मुझे कोई ना कोई सर्विस ज्वाइन करनी थी, क्योंकि माय फादर वाज अबाउट टू रिटायर इन द सेम ईयर within 2 to 3 months. So background was not so much sound. So I joined army. So उसके बाद आफ्टर सर्विंग फॉर 5 years हमारा शादी हो गया है। एक लड़का है, एक लड़की है। तो दोनों का शादी हो गया है। उनको चारों मतलब सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, दे आर ऑल IT प्रोफेशनल। So after 21 years, I sought premature retirement from the army, and thereafter I was re-employed with the Department of Sainik Welfare, Maharashtra State. It is in Pune itself. ओके। थैंक यू कारस्कर जी फॉर दिस। और आपका बेसिकली मोटिवेशन आर्मी ज्वाइन करने का क्या था? आपने आर्मी ही क्यों सिलेक्ट किया? During my school days, I used to go to my sister's home. So I found one magazine there. तो उसमें क्या हुआ, एक इन्फेंट्री मराठा रेजिमेंट के बारे में, उनका ड्रेस वगैरह, उनके बारे में वो युद्ध के बारे में जो परफॉर्मेंस था जवाना, उसके बारे में पढ़ा था। तो उनका ड्रेस वगैरह देखकर तो मैं थोड़ा इम्प्रेस हो गया और मुझे लगा कि उसी छोटे बच्चा था उसी टाइम से मेरा दिल हो गया था। ये पता कुछ भी नहीं था, ये कैसे होता है, कैसे ज्वाइन होता है, किधर होता है, कुछ पता नहीं था। सेकंडली मैं पुलगांव में हाई स्कूल में पढ़ता था। तो उस टाइम मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था, जूनियर विंग। जब और उसी टाइम 71 का वार भी शुरू हुआ था, दिसंबर 1971 में। तो काफी बॉडीज वगैरह आती रहती थी। तो लड़ाई के लिए मतलब उस टाइम पे बोला हम भी होना चाहिए, हम भी सोल्जर बनेंगे। तो उसके बाद में मैं अमरावती में आ गया, कॉलेज एजुकेशन वहीं पर। वहां भी also there also I joined NCC in senior wing. So that and I was in need of service also, as I already told you. So I joined army. So Yeah, what a brilliant field to select and serving the nation. I was recruited in clerical job. After my basic training, I prefer to do stenography in army. So they taught us stenography. So I was converted. I mean, I was demonstrated into secretarial job. I mean, PA to VIP in army or Air Force or Navy. Those who are VIPs above brigadier rank, they are authorized PAs. So I was thereafter I was PA throughout my whole service. Oh, Yes. lovely to know that, कारस्कर जी। एंड आपका भी क्वालिफिकेशन क्या लगता है और एक आर्मी ज्वाइन करने के लिए फॉर द यूथ क्या लगता है क्वालिफिकेशन? ओके, मैट्रिक क्वालिफिकेशन ये जो है सफिशिएंट है जवान में ज्वाइन करने के लिए। आर्मी में जैसे हमारे सिविल में होते हैं टेक्निकल ट्रेड्स, वैसे आर्मी में भी होते हैं। तो उसके लिए टेक्निकल ट्रेड के लिए 12th स्टैंडर्ड चाहिए। ये हो गया जवानों का। तो उसके बाद में उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, 5 miles रन, 9 feet डीच, हॉरिझॉन्टल रोप, व्हर्टिकल रोप, ऑल दैट वन हैज टू क्वालिफाई। त्यांना त्याच्यामध्ये पास व्हायला पाहिजे, पास होना चाहिए उसके अंदर।
तो उसके बाद में रिटर्न टेस्ट भी होता है। रिटर्न टेस्ट में भी आना है एज पर वैकेंसीज, मेरिट लिस्ट होता है हर जगह। उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होता है, वो भी काफी सख्त होता है। उसके बाद में वो ट्रेनिंग, जहां जहां वैकेंसी है वहां पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, बेसिक ट्रेनिंग एज वेल एज टेक्निकल ट्रेनिंग। इन केस ऑफ ऑफिसर उनके लिए तो काफी है। एनडीए के लिए, एनडीए के लिए क्या है, 12th स्टैंडर्ड इज बेसिक क्वालिफिकेशन, 12th ओके, स्टैंडर्ड। हाँ, दे हैव उनको यूपीएससी का एग्जाम पास करना है एनडीए का। एनडीए का एग्जाम पास होने के बाद में उनको एसएसबी इंटरव्यू थ्रू आउट ये करना, पास करना है, क्वालिफाई करना है। एसएसबी, एसएसबी मींस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो ओके, हमारे इंडिया में 3 जगह पर है, भोपाल, बेंगलोर, इलाहाबाद। किसका नंबर कहीं भी पड़ सकता है, किसी को पता नहीं होता है पहले। तो और उसके बाद में ये 5 दिन का टेस्ट होता है। उसके बाद में उनका मेडिकल वगैरह होता है। काफी टफ नहीं होता है। मेन इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। 5 दिन का होता है। उसमें आपको स्क्रीन किया जाता है उनको कि फिजिकली फिट और नॉट, मेंटली फिट और नॉट, साइकोलॉजिकली फिट और नॉट, वेदर ही हैज गॉट द क्वालिटी ऑफ ओएलक्यू। ओएलक्यू मींस ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। तो वो देखा हो जाता है। एक तो हो गया एनडीए का, उसका ट्रेनिंग हमारे यहाँ पुणे में ही है, 3 साल का कोर्स होता है। उनको डिग्री दिया जाता है उसमें, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, ये डिग्री दिया जाता है। और उसके बाद में 1 महीने के लिए, 1 साल का आईएमए में होता है, आईएमए देहरादून में। मैं ये आर्मी के बारे में बता रहा हूँ। हर एक नेवी एयरफोर्स का उनका अलग अलग अलग, एकेडमी है आफ्टर एनडीए। तो या, 1 साल का उधर हुआ, उनको कमीशन मिलता है और उनके कंधे पर स्टार लगाया जाता है उनके पेरेंट्स से हाथ से। उनके मदर अरे और वाह! फादर को बुलाया जाता है और उनको उनके हाथ से प्रमोशन दिया जाता है। बहुत ये बहुत बड़ी बात होता है, बहुत खुशी का ये होता है माहौल। और उसके बाद में टेक्निकल एंट्री भी है, टेक्निकल एंट्री भी है ऑफिसर्स में। वो 12th स्टैंडर्ड में उसको, जिसको 70% मार्क्स है हर एक सब्जेक्ट में, ओनली दे कैन अप्लाई। तो उस, हाँ, तो हर एक सब्जेक्ट का टोटल आपको 80% भी हुआ तो नहीं चलेगा। इन इस सब्जेक्ट दे शुड सिक्योर मोर देन 70% मार्क्स एटलीस्ट। उसके बाद में उनका कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट एसएसबी। हाँ, फॉर ऑफिसर दे हैव टू क्वालिफाई इन द एसएसबी। ओके, तो उसके बाद में उनको उनके टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, आर्मी का, आर्मी के भी है, वो पुणे में भी है, आपने सुना होगा। हुँ, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, यस, यस, इसमें सिकंदराबाद में है। नेवी का उधर कोझिकोड में है। हाँ, तो एयरफोर्स का भी है, कोयम्बतूर में है, हैदराबाद में भी है। उनको टेक्निकल, उनको रिटन टेस्ट नहीं होता है। उनका प्रमोशन डायरेक्ट कैप्टन होता है, उनको लेफ्टिनेंट नहीं होता है टेक्निकल एंट्री हाँ, का। और बाकी सब खर्चा वो गवर्नमेंट करती है, खाना हाँ, पीना, फीस, नथिंग वन हैज टू बियर, देयर राइट, पेरेंट्स राइट, हैज टू। राइट, उसके राइट, राइट, बाद और एएफएमसी में डॉक्टर्स होते हैं, आफ्टर 12th उनका प्री मेडिकल हुँ, रिटन टेस्ट होता है, जैसे अपने यहाँ मेडिकल में होता है उसी मुताबिक। तो एएफएमसी में उन एमबीबीएस का डिग्री दिया जाता है, उतना ही कोर्स होता है जितना सिविल में है। और एएफएमसी में डायरेक्ट जो एमबीबीएस है उनको भी लिया जाता है। उनको उनको एसएसबी वगैरह भी उनका होता है, लेकिन उनका डीजीआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, उनके थ्रू हो जाता है इंटरव्यू। तो ये होगा एएफएमसी का। इसके बारे में तो आप, आईएमए का होता है एक डायरेक्ट, जो दोज आर ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएट्स है उनका डायरेक्ट आईएमए, एनडीए वगैरह में होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। उसमें हाँ, आफ्टर गिविंग सीडीएस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी कंडक्ट करती है। उसके बाद में रिटर्न टेस्ट होता है, दे हैव टू क्वालिफाई इन द रिटर्न टेस्ट। देयर आफ्टर जो भी उनके मेरिट में आ जाते हैं एज पर वैकेंसीज, उनको एसएसबी के लिए बुलाए। एसएसबी तो होता है हर एक का, हाँ, एसएसबी में बुलाया जाता है। हाँ, उसके बाद में उनका 2 साल का कोर्स होता है आईएम में। एक टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री है, जो बीटेक है, पी है हुँ, या बीटेक है, हुँ, उनका भी कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होता है। उनको ओके, भी डायरेक्ट एसएसबी करके उनको कमीशन दिया जाता है आर्मी में। और उसके बाद में ऑफिसर के लिए काफी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है। ग्रेजुएट चाहिए, सीडीएस एग्जामिनेशन, एसएसबी, देयर आफ्टर ट्रेनिंग इन ओटीए, ओटीए चेन्नई। ओटीए मींस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वहां पर
ट्रेनिंग होता है उनका। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है सिर्फ 14 साल तक सर्विस करते हैं। उसके पहले भी वो छोड़ के आ सकते थे। मिनिमम 14 साल, पहले 5 ही साल था लॉन्ग हाँ, डेज बैक, उसके बाद में 7 साल हुआ, उनके बाद में 10 साल हुआ, 10 अभी साल हुआ। उनको 14, हाँ, अप टू 14 ईयर दे कैन सर्व देयर आफ्टर ऑल्सो। जिनका एसीआर अच्छा है, काम अच्छा है, एनुअल कॉन्फिडेंस अच्छा ग्रेडिंग है उनका, अगर वो रहना चाहते हैं आर्मी में तो उनको भी उसमें रखते हैं। जिनकी राइट, इच्छा राइट, नहीं है वो राइट। आ सकते हैं। उसके बाद में एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर, जैसे कॉलेज में होते हैं हम एनसीसी ज्वाइन हाँ, करते हैं, एक सी सर्टिफिकेट है, आपको भी पता होगा, बी सर्टिफिकेट होता है, सी सर्टिफिकेट होता है। तो सी सर्टिफिकेट जो क्वालिफाई करते हैं उनको भी रिटर्न टेस्ट नहीं लिया जाता है। वो बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, जो भी है, तो उनको भी डायरेक्ट उनका इंटरव्यू डिपार्टमेंटल चैनल, जैसे एनसीसी के जो ग्रुप कमांडर है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल एनसीसी है, उनका सिर्फ इंटरव्यू होता है। उसके बाद में ओके, एसएसबी क्वालिफाई करना है। ये हो गया डायरेक्ट स्टूडेंट का, है ना, जो गॉट इट। कॉलेज हाँ, कॉलेज एसीसी कमीशन भी है ये। वो जो सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी एज ए जवान आर्मी में, उनके लिए एसीसी कमीशन है। उनका भी 4 साल का कोर्स होता है। उनको भी कमीशन मिलता है जवानों को। एसएल कमीशन होता है, स्पेशल लिस्ट कमीशन। वो रिकॉर्ड ऑफिसर या क्वार्टर मास्टर रहते हैं। क्वार्टर मास्टर इन्फेंट्री बटालियन में होते हैं और रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं हर एक रिकॉर्ड ऑफिस में। और बाद में टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ट्रेड होते हैं ना आर्मी में, छोटे रैंक के लिए, जवानों के रैंक में, उनको भी टेक्निकल ऑफिसर करके कमीशन ले सकते हैं। उनका एसएसबी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू होगा। उसके बाद में एससीओ निकला है बाद में, स्पेशल कमीशन ऑफिसर, टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर, रेगुलर ऑफिसर, एससीओ स्पेशल कमीशन, उनका भी डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसके बाद में एमएनएस आरसीओ है, रेजिमेंटल कमीशन ऑफिसर, मतलब वो जेसीओ अप्लाई कर सकते हैं, ओआर भी कर सकते हैं, उनका भी ऑफिसर्स के लिए सिलेक्शन हो जाए थ्रू एसएसबी। उसका बाद एमएनएस है, जैसे हॉस्पिटल में वगैरह, नर्सिंग, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, उसमें भी इनका पुणे में हो जाता है नर्सिंग कॉलेज में। तो ये सब है। 12th क्वालिफिकेशन चाहिए उनका, एमएस का नर्सिंग का डिग्री इधर ही हो जाता है। या जो सिविल में नर्सिंग का डिग्री लिया, दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके। ओके। ओके, ओके, ओके। तो कारस्कर जी, आपने बहुत डिटेल में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हाउ टू एंटर एन आर्मी आपने बताया इन ब्रीफ, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो मेरे व्यूअर्स है, जैसे कारस्कर जी ने कहा कि इंडियन नेवी में आप जा सकते हो या एयरफोर्स में जा सकते हो, उन दोनों पे भी मेरे व्लॉग्स हो चुके हैं। अभी आप मुझे ब्रीफली अपने पोजीशंस के बारे में आपने बताया कारस्कर जी। सो इन ब्रीफ, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट, कैसे पोजीशंस होते हैं आर्मी में? फ्रॉम सिपाही टू हवलदार, ए ओवर रैंक। सिपाही ओके, प्रमोशन होता है उनका, नायक। उसके बाद में हवलदार का प्रमोशन होता है। उसके बाद में जेसीओ का प्रमोशन, हवलदार टू नायब सूबेदार, मतलब नायब सूबेदार टू सूबेदार मेजर। ये गैजेटेड क्लास 2 का पोस्ट है। तो नायब सूबेदार बनते हैं हवलदार से, उनको कैडर क्वालिफाई करना होता है, उसमें एसीआर अच्छे होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। फिर सूबेदार का भी सेम होता है, फिर सूबेदार मेजर, फिर लास्ट में ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन बनते हैं। तो ये हो गया लोअर रैंक का। और हायर रैंक का ऑफिसर लेवल का लेफ्टिनेंट टू जनरल, लेफ्टिनेंट के बाद में मेजर बन जाते हैं, 3 साल में कैप्टन बन जाते हैं, उसके बाद में 5 साल में मेजर बन जाते हैं, 12 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल, या उसके पहले सीनियरिटी अगर आ गई तो पहले भी लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं। 17 साल में फुल कर्नल बन सकते हैं, वो यूनिट कमांड करते हैं, वो इन्फेंट्री बटालियन या कोई भी बटालियन कमांड करते हैं। फिर ब्रिगेडियर बन जाते हैं, वो ब्रिगेड कमांड करते हैं, उनके अंडर काफी इन्फेंट्री बटालियन होती है। उसके बाद में मेजर जनरल है, वो डिविजनल हेडक्वार्टर कमांड करते हैं, उनके अंडर काफी ब्रिगेड्स होते हैं, मिनिमम 3 ब्रिगेड होते हैं, मैक्सिमम फील्ड एरिया अगर है तो उसमें 5 ब्रिगेड भी होते हैं। उसके बाद में कोर हेडक्वार्टर है, उसका हेड होता है लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल के अंदर डिविजनल हेडक्वार्टर होते हैं, कम मिनिमम 3। बाकी यूनिट्स भी होते हैं मेन, उनके अंदर डायरेक्ट इंजीनियर्स है, सिग्नल रेजिमेंट है, ये सब टेक्निकल यूनिट। उसके बाद में कमांड, कमांड के भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। जो पुणे में सदर्न का नाम आपने सुना होगा, सदर्न कमांड, जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। और ऐसे हमारे यहाँ जो 6-7 कमांड है, पहले 5 ही थे, अभी बढ़ गए, जयपुर में भी हुआ और भी हुए हैं। और उसके बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो सबसे चीफ है। उसके बाद में नई पोस्ट निकली है सीडीएस,
चीफ स्टाफ ऑफिसर। तो वो तीनों आर्मी न्यू एयरफोर्स को कमांड करते हैं, ताकि उनका टाइप रहता है ड्यूरिंग वार टाइम। ओके, 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 थैंक यू फॉर दैट। और अभी मुझे बताइए सम ऑफ द बेसिक बेनिफिट्स, आर्मी ओके जॉइन ओके। करने के बेनिफिट्स क्या है? हाँ, प्रमोद जी। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा हेल्थ बेनिफिट है, बीमार पड़ते ही नहीं, हाँ, बहुत ही कम पड़ते, फिजिकल फिटनेस रहता है उसमें, ये सबसे बड़ी संपत्ति है अपनी, है ना? यस, खाना-पीना अच्छा होता है, सब गेम होते हैं और रूटीन मैटर होता है आपके लाइफ में, रेगुलरिटी आती आती है पूरे जीवन में। ये तो हो गया हेल्थ के बारे में। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ है। हाँ, मिलिट्री मिलिट्री हॉस्पिटल है और बड़े जगह पर जैसे यहाँ पर कमांड हॉस्पिटल आपने सुना होगा ना, है ना? खड़की में एमएच है, वहाँ पर भी एमएच है, हार्ट के भी हॉस्पिटल होते हैं। तो ये हो गया आपका हेल्थ के बारे में। उसके बाद में गुड सैलरी पैकेज। तो लोगों को ये पता है नहीं कि भाई क्या पैकेज क्या है, पगार तनख्वाह कितना मिलता है। तो आजकल ये सेवन आफ्टर 7 पे कमीशन काफी सैलरी बढ़ाई। एक जवान को बेसिक पगार जो है 21,700 बेसिक है, स्टार्टिंग एक जवान को जो 10वीं जाता है उसमें, यानी उसमें एमएसपी है 5,200 और ग्रेड पे है 2,000। ऐसा बेसिक उनका बन जाता है, टोटल बन जाता है 46% डीए मिलके 42,000 पर ओह! मंथ। एंड फूड 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 फ्री, लिविंग एकोमोडेशन क्वार्टर वगैरह फ्री असते, फ्री होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये सब फ्री होता है, जाना आना एलटीसी। आजकल तो थर्ड क्लास में ट्रेन के सेकंड क्लास में नहीं, एसी में आते हैं, एसी थ्री में सब। जवान को भी एसी थ्री ऑथराइज है, जेसीओस को एसी टू है ऑथराइज। बाय प्लेन भी आ सकते हैं। तो एक सूबेदार मेजर जो आपको बताया लास्ट रैंक होती है वैसे, तो उनको भी तकरीबन 93,000 सैलरी पड़ जाता है आखिरी में, सब मिला के, एमएससी और सब मिला के। हुँ, और ऑनरी कैप्टन जो है, मैं आखिरी रैंक बताया, ऑनरी कैप्टन आखिरी में बनते बनते जिनका एसीआर फील्ड सर्विस ज्यादा है, एल्टीट्यूड है, सियाचिन है, तो उनको 1.25 लाख के करीब तनख्वाह सब कुछ मिलकर होता है। बाकी सब फ्री है, फ्री एकोमोडेशन, फ्री मेडिकल, एलटीसी वगैरह सब कुछ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट है पेंशन। आपने सुना हाँ, होगा कि आजकल ओल्ड पेंशन बंद हो गई, लेकिन फोर्सेस करेक्ट, में वो बंद नहीं हुई, लोग जाएंगे ही नहीं। दिस इज द बेस्ट बेसिक अट्रैक्शन ऑफ यूथ टू और पेरेंट टू गेट अपने बच्चों को भेजने के लिए। उसके बाद फैमिली पेंशन मिलता है। तो ये काफी बड़ा बेनिफिट है। क्वार्टर्स वगैरह मिलता है, विद फैमिली रह सकते हैं। करेक्ट। तो ये सब है। ये तो बहुत अच्छे हैं एंड इट इज़ वेल डिज़र्व्ड आल्सो। फोर्सेस के लोग इतने फ्रंट पे जाके इंडिया मतलब कंट्री के लिए इतना कर रहे हैं। सो ये होना आई थिंक वेरी वेल डिज़र्व्ड एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इन सो मच ऑफ डिटेल पारस्कर जी। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि व्हाट आर द जॉब्स रिटायरमेंट होने के बाद आर्मी से ओके कौन से ओके जॉब्स ऐसे होते हैं जो एक ऑफिसर ले सकता है? ओके, सभी का बताऊंगा, नॉट ओनली ऑफिसर्स। हाँ, जब भी जवान या ऑफिसर रिटायर होते हैं आर्मी से, चाहे वो कोई भी रिटायरमेंट रहे, नॉर्मल रिटायरमेंट आफ्टर सुपर एनिमेशन रहे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रहे, चाहे वॉलंटरी पीएमआर रहे, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, चाहे कोई डिसेबिलिटी पेंशन लेकर आए, उनको अपना नाम जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्टर्ड करना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिला सैनिक बोर्ड है। सबसे हेड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर, हेड ऑफिस वो स्टेट में एक ही होता है, जहां पर मैं री एम्प्लॉय हुआ था। हाँ, तो पुणे में है डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर। तो वहाँ रजिस्टर करना है। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए ग्रुप सी एंड डी के लिए 15% रिजर्व है वैकेंसी, 15%। ओके। हाँ, तो बाकी एज रिलैक्सेशन है उनको, नंबर ऑफ ईयर सर्व इन द आर्मी, आर्मी में या डिफेंस में आपने सर्विस कितना किया है, +3 इयर्स, +3 इयर्स। जैसे किसी ने 40 साल सर्विस किया है आर्मी, सब 20 साल सर्विस किया है आर्मी में, लेकिन आज उसका उम्र है 40 साल, तो 40 में से 20 निकाल दो, कितने हो गए, 20 ही रह गए। उसमें से 3 इयर्स और निकाल दो, आज वो और री एम्प्लॉयमेंट ही, उसका एज सिर्फ कितना है, 17 साल है। 17। ये है। और बाकी ऑफिसर्स के लिए भी काफी, अपने हर एक गवर्नमेंट में है ये 15% रिजर्व, गवर्नमेंट सर्विसेज में। प्राइवेट में तो कभी भी लेते हैं। अगर
आपका सर्विस 2005 से पहले की बात कर रहा हूँ, सितंबर 2000 नवंबर 2005 से पहले से अगर उनका री एम्प्लॉयड सर्विस में अगर 10 इयर्स मिनिमम सर्विस हो जाता है, मैक्सिमम कितना भी हो, तो उसको सेकंड पेंशन पे ही मिलता है, सेकंड सर्विस का भी पेंशन मिलता है, लेकिन उसका मिनिमम 10 ईयर सर्विस होना चाहिए। 2-4 महीना कम होने से उसके लिए सैंक्शन देते हैं, लेकिन 10 ईयर जरूरी है, बिकॉज एज पर CSR 10 ईयर्स मिनिमम सर्विस इज रिक्वायरमेंट। ये ओके। इन केस ऑफ ऑफिसर एज रिलैक्सेशन इज देयर। अच्छा, एक बता रहा हूँ, ये JCO द्वारा जो री एम्प्लॉय होते हैं ग्रुप C एंड D के, उनके पे प्रोटेक्ट होते हैं। मतलब आर्मी में जो उनका लास्ट पे था बेसिक, वही से उनको एक यूनिट लेकर यहाँ पर फिक्स किया जाता है री एम्प्लॉय, तो उनका फाइनेंशियली कोई लॉस नहीं होता है। ये ऑसम। क्लार्क होता है, रिटायर होकर एक सूबेदार साहब भी रिटायर होता है, लेकिन इधर वो हेड क्लर्क नहीं लगेगा तो जूनियर क्लर्क ही, बट ही विल गेट द पे ऑफ व्हाट ही वाज ड्राइंग इन व्हाइल सर्विंग इन आर्मी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इन यस। केस ऑफ ऑफिसर ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर में भी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, कमीशन ऑफिसर होते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड में डायरेक्टर होते हैं, वो भी कमीशन ऑफिसर ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं। इनके भी पे फिक्स किया जाता है। मैं पे प्रोटेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, मैं देयर इज डिफरेंस बिटवीन पे प्रोटेक्शन एंड पे फिक्सेशन। उनका पे फिक्सेशन होता है, मतलब उनका जो उधर का पे था आर्मी का या नेवी या एयर का, उनको जो है उनकी बेसिक पेंशन उसमें से माइनस होती है, फिर डीए तो उतने ऊपर ही मिलता है जो लास्ट होगा उनका हाँ। डीए, लेकिन उनका पेंशन माइनस करते हैं, तो वो भी अच्छा सही मिलता है। और वो डीए ड्रॉ नहीं कर सकते, ये गलत है ऑन पेंशन। हाँ, इनके साथ जेसी ओआर ऑल्सो वो डीए दूसरा ड्रॉ नहीं कर सकते पेंशन के ऊपर, जिसका पे प्रोटेक्शन नहीं हुआ है। जिनका पे प्रोटेक्शन नहीं हुआ है, वो डीए ही कैन ड्रॉ डीए ऑन बोथ पेंशन एज वेल एज पे, जो यहाँ की पे। एरिया एम्प्लॉयड। हाँ। और बाकी हर एक गवर्नमेंट सर्विस ये है, वो IPS IAS के लिए, बाकी क्लास वन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन है उनको। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, उनको अगर 10 साल का सर्विस करके आए हुए है वो, तो या गवर्नमेंट सर्विस में उनको 10 ईयर्स का इंक्रीमेंट मिलता है। ओह! 10 ईयर्स का इंक्रीमेंट मिलके उनको यहाँ पर पे फिक्स किया जाता है, क्योंकि उनको पेंशन भी नहीं होती है। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर को पेंशन नहीं होती नहीं है। होती। हाँ। करेक्ट, 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 करेक्ट। ओके, ओके। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट प्रमोद जी। अब मेरा ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अभी अभी इफ यू कैन शेड सम लाइट कि कौन से नए चीजें आए हैं, रूल्स या टेक्नोलॉजीज जो अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं, अभी जो चल रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसे कैसे, अभी आजकल टेक्नोलॉजिकल वारफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, यस। पूरा एयरफोर्स का ज्यादा काम है इसमें, तो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक ही होता है ये सब। और स्टार्टिंग में यही बोलूंगा मैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है, पहले लाइन में 2-2 लाख लोग जवानों की भर्ती के लिए खड़े होते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन उन्होंने अप्लाई करना है, हाँ। कंप्यूटर के थ्रू कॉल लेटर जाता है, फिर उनका टेस्ट वगैरह हो जाता है, तो लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑफिसर्स के लिए भी आजकल वेबसाइट है, वेबसाइट में आ जाता है सब कुछ। बाकी वारफेयर का जो है, वो तो आजकल नई टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज के नए नए हथियार आए हुए हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं तो मेरा ऑफिशियल जॉब था मेनली। और जैसे जवानों का इन्फेंट्री के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, उनका जरूरत होता है कैप्चर करना। जैसे आर्टिलरी ने फायर कर दिया उधर दूर, मतलब पहले के तो उसके बीच में जो रहेंगे दुश्मन, वो तो भाग जाएंगे ना, वो आर्टिलरी का फायर हुआ तो खाली जगह होगी बीच में की, तो फिर इन्फेंट्री एडवांस करती है और अपने अटैक करने के लिए, तो कोई कोई रह जाती है, तो उनका फाइट होता है, मतलब पैनेट फाइटिंग, अगर नजदीक है तो, नहीं तो गोलियां वगैरह मारना, ये सब होता है। तो यही नई टेक्नोलॉजी की वजह से काफी फायदा हुआ है। या एंड बहुत पॉजिटिव लग रहा है आपसे ये सुनने के लिए कि कितने सारे बेनिफिट्स है। सो थैंक यू जी फॉर जी। शेडिंग लाइट ऑन दैट। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एक सिविलियन को क्या मिसकंसेप्शंस है इस फील्ड के बारे में जो आप हाँ हाँ। बताना चाहेंगे? ओके 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 ओके, वेल, मिसकंसेप्शन जैसे पेरेंट्स के दिल में है, अभी आर्मी में ज्वाइन हो रहा है या एयरफोर्स में या कहीं भी ज्वाइन हो, पता नहीं लड़ाई होगी तो हमारा बच्चा मतलब हाँ। कुछ शहीद तो नहीं होगा, या हमको इन केस ऑफ इमरजेंसी मिलने के लिए नहीं आ सकता है।
पुराने जमाने में था 3-3 4-4 एक-एक हफ्ता भी लगता था घर में आने के लिए। तो ये भी है, पर इनको सैलरी वगैरह के बारे में पता नहीं होता। मेन तो वो है जो आजकल तो पहले 3-3 4-4 बच्चे होते थे, ज्यादा होते थे, एक को कोई हिम्मत करके भेज भी देता था। तो ये मिसकंसेप्शन है कि आर्मी में आदमी की जान तो कहीं भी जा सकती है ना, कोई ठोक ये ठेच लग जाती है ना ठोकर, तो उसका भी वैसे जा सकता है, कोई हार्ट अटैक, कोई कहीं भी जा सकता है। आपने सुना होगा परमवीर चक्र अपने लाइव है 3, है ना, एक सूबेदार मेजर बाना सिंह है, और एक नहीं योगेंद्र यादव है, और एक संजय कुमार है। तो संजय कुमार को जब वो तोतोलिंग वो पहाड़ी पर चढ़ गए थे, क्रॉलिंग करते हुए सीधा चढ़ाई था, तो 4-5-6 जवान साथ में थे, तो सबको मार दिया उन्होंने, ये अकेला बचा हुआ था। इसको 15 गोली लग गई थी, आपने यूट्यूब पे आता है उसका इंटरव्यू वगैरह। 15 गोली लग गई थी, एक ही हाथ उसका ठीक था, हाथ भी टूट गया था, पैर में गोली लग गई थी, और आखिर में दुश्मन देख के रहा है उनका पाकिस्तान का जवान, तो उसने लगा सब तो मरे गए, उसने सांस रोक के रखा है, उसको अंदाज से लेकर दुश्मन आ रहा है करके अंदाज से पकड़ा उसने, फिर भी उसको अपने उसके खुद के सेटिस्फेक्शन लिए उसको चेस्ट में गोली मारी है। लेकिन उसका गुड फॉर्च्यून था, वो उसके जेब में क्वाइन था, वो गोली क्वाइन के ऊपर लगी, इसलिए वो बच गया। फिर उसने देखा कि ये जा रहा है, ये बाकी पाकिस्तान वाले समझ गए कि भाई ये मर गए, अभी कोई जिंदा नहीं है, तो इसने देख लिया, थोड़ा आगे जाते ही ग्रेनेड लिया, ग्रेनेड का बर्स्ट मारा उसके ऊपर, तो वो फिर उनको पाकिस्तान को पता नहीं कोई ना कोई जिंदा है, इसलिए फिर उसी के हथियार लेकर, जिसको ग्रेनेड मारा था, हथियार लेकर फायर करना शुरू किया। तो काफी लोग मारे थे उसने, उसको परमवीर चक्र मिला है सबसे बड़ा, और वो लाइव है, जिंदे है आज भी। मुझे मेरा गुड फॉर्च्यून है कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीकिंग टू देम, ओह वाओ! तीनों को, तीनों के साथ मैंने फोन पर बात किया है, क्योंकि हमने उसका गौरव किया था, काफी मिरवणूक निकाला था उनका, बुल्ढाना में बुलाया था उनको। ये सब होता है। छुट्टी काफी मिलता है, ये उनको पता नहीं कि एक बार गया तो आता है। 2 महीने का तो एनुअल लीव मिलता है साल में, उसके बाद में 1 महीने का कैजुअल लीव मिलता है, और मेडिकल लीव मिलता है, नो लिमिट, नो लिमिट। अगर किसका हाथ टूटा, पैर टूटा, उनको अभी आपने परमवीर सिंह जिसको 15 संजय कुमार जिसको 15 गोली लग चुकी थी, लेकिन वो जिंदा है, तो उसको मेडिकल एड दिया गया। दिल्ली में वो कितना 18 महीना एडमिट रहा वो, दिल्ली के बेस हॉस्पिटल में, तो उसके बाद में छुट्टी भी मिलता है घर में, जिसको मेडिकल लीव बोलते हैं। तो ये सब है फैसिलिटीज। अब ये तो होना है, जब फौज में सर्विस करना है तो ये सब करना बराबर है। पड़ेगा, केयर थोड़ा-सा करना आपको, पड़ेगा। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा मेंटली, अच्छा, फिजिकली। जैसे फील्ड में होते हैं तो उनको सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन मिलता है ना रखने के लिए, मतलब हाँ। जहाँ पर जैसे पूना में है, बड़े-बड़े जो मिलिट्री कैंटोन में सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन होता है, मतलब कि बच्चों का एजुकेशन सफर ना हो। उधर स्कूल से होते हैं, सेंट्रल स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, तो ये भी है, सब लोगों को पता नहीं है। इसकी वजह ये सब मिसकंसेप्शन है उनके माइंड में, ऐसे मुझे ओके, लगता ओके। है। राइट, राइट, राइट। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट। अभी आपने खुद एक कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर काम किया हो जो चैलेंजिंग था बहुत आपके लिए, तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट था, ऐसा कुछ आपने किया है? हाँ, बताता हूँ। जब मैं यंग इसमें था 90 पुंछ में सर्विस करता था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर ऑन द एक्सट्रीम बॉर्डर, तो वहां पर बहुत सारा फायरिंग, आधा अंधाधुंध फायर करते थे उधर पाकिस्तान में। उनकी पोस्ट ऊपर है सब, पहाड़ी के ऊपर, हमारी हाँ। नीचे है, नाले के इस पार। फ्लैग मीटिंग होता है एक, तो उसके लिए सब सेक्टर कमांडर इंडियन आर्मी टू सब सेक्टर कमांडर पाक आर्मी, उनके बीच में आर्मी हेडक्वार्टर सैंक्शन देने के बाद यूनियन ये होते हैं ना अपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो अरेंज यस, करते हैं यस। आर्मी हेडक्वार्टर सैंक्शन का, मीटिंग अरेंज करते हैं। तो आई है मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था पाकिस्तान में इस मीटिंग के लिए जाने के लिए। 87 में आई वाज देयर इन 87, 86 to 89 I was there in Poonch. So this meeting was held in 1987 in Pak area. तो उनकी एरिया में गए थे हम, उधर मीटिंग चला था पूरा दिन भर सवेरे से लेकर। तो जहां तक गाड़ी जाती है वहां तक गाड़ी में गए, जहां तक गाड़ी नहीं 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ के उधर जाना पड़ा था फिर जंगल में। किसी सिटी में होटल में नहीं हुआ था ये मीटिंग। बाप रे! हाँ, दूसरा मैं 99 में एक कमेंडेबल जॉब किया था ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर एंड ऑपरेशन विजय।
तो एक बटालियन के ऊपर टेररिस्ट ने काफी फायरिंग शुरू किया था। उन्होंने, उनका सीओ घबरा रहा था, वो कोई अपने जवानों को ऑर्डर नहीं दे रहा रिटेलिएशन के लिए, अपने इधर से फायर करने के लिए। उनके 2IC का मुझे फोन आया, बिकॉज नो ऑफिसर वाज अवेलेबल। वो तो सब कारगिल वार की वजह से शान मॉडल हाँ। ऑपरेशन रूम में, शान मॉडल रूम में प्लानिंग कर रहे थे, किधर से भेजना, किधर से आर्टिलरी फायर करना, किधर से क्या करना। उनका फायर जो वो बहुत टॉप सीक्रेट होता है, तो उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। तो उनका मुझे फोन आया, साहब मेरे बच्चे मर रहे हैं। इन्फेंट्री का सीओ जो बोलता है, अपने जो जवान होते हैं उनको बच्चे बोलते हैं, साहब मेरे बच्चे मर रहे हैं। सीओ कुछ नहीं, ही वाज नॉट गिविंग एनी ऑर्डर। तो आप जाओ जीओसी को बताओ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग को, जो हेड होता है कोर हेडक्वार्टर का। मैं उसी टाइम दौड़ा और वहां पर अलाउ नहीं है शान मॉडल रूम में एंट्री करना, फिर भी मैं गया उधर। और उन्होंने भी सोचा कोई ना कोई सीरियस बात है। मैं फिर बताया, बोला ऐसी बात है। उन्होंने एकदम ऑर्डर दे दिया उनको, 2IC को, यू टेक ओवर द बटालियन, और सीओ को वापस भेज दिया इधर। उसको भी पनिशमेंट वगैरह मिला था काफी। तो ये एक काफी लोगों की जान बची है उसमें, नहीं तो पूरी बटालियन खत्म होनी थी। 10-15 जवान मेरे मर गए बोला था उसने। ओह! हाँ, ये एक था। और व्हाइल सर्विंग विथ डिपार्टमेंट, हाँ, जब उसके बाद में मैं 89 में डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस इसमें इंट्रोगेशन टीम में मेरा ट्रांसफर हुआ था। म्हणजे मतलब जो भी स्पाइज है ना, स्पाइज हाँ, होते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे जवान को भड़काते हैं, पैसा की लालच देकर। ड्राइव तो करते हैं। एक ड्राइवर था, हाँ, खान नाम का ड्राइवर था। उसकी जैसा में तो दिल्ली ट्रेन चलती थी, तो जवानों के साथ बात करके उनको बता दिया, आपको इतना पैसा देंगे, उतना देंगे, आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो। हाँ हाँ, तो इन्फॉर्मेशन दे दी, तो उनको पकड़े पकड़े गए वो फिर। हाँ। जवान मैंने पकड़ के, तो उसका इंट्रोगेशन मैंने ही किया था। हालांकि मैं इंट्रोगेटर नहीं था और मैं क्वालिफाई भी नहीं था, क्योंकि ऑफिसर या जेसीओ कोई पोस्टेड नहीं था वहां पर। तो वो कोर्स के लिए कहीं के गए थे। तो वो जोधपुर से ऑफिसर आते थे, एक कर्नल थॉमस करके, उनको जो 3-4 जगह का चार्ज था, मुझे ही उन्होंने क्वेश्चनरी बना दी थी। तो वो मैं ही खुद इंट्रोगेशन करता था उनका इंट्रोगेशन रूम में। और ज्वाइंट इंट्रोगेशन होता था जयपुर सेंट्रल जेल में, तो उधर भी जाना पड़ता था। तो उनको सब पता चल गया, कि बता दिया उन्होंने सब, उनको करंट वरंट लगाते हैं, काफी तकलीफ देते हैं उनको, फिर बता देते हैं वो लोग सब तो वो सब चैलेंजिंग जॉब था। तो उस टाइम मेरा रिकमेंडेशन भेजा था विशिष्ट सेवा मेडल के लिए उन्होंने, कर्नल साहब ने इधर ही पुणे में ही भेजा था। पुणे से कमांड हेडक्वार्टर में भेजा गया था। लेकिन श्रीलंका का युद्ध उसी टाइम छूटा था, खत्म हुआ था। तो इसलिए वहां के आर्मी कमांडर ने बोला कि अभी सिर्फ जवानों को, ऑफिसर को जो इंजर्ड हुए हैं ऑपरेशन पवन में श्रीलंका में, उन्हीं को देना है, हमारी इधर किसी को नहीं देना। इसलिए बैड लक रहा है, तो मुझे वे सब नहीं मिला था उस टाइम। लेकिन इट वाज ए चैलेंजिंग जॉब। या, तो या, आई वाज, बिकॉज आई वाज नॉट क्वालिफाइड इन दैट। या। करेक्ट, करेक्ट। बट व्हाट एन एक्सपीरियंस एंड कुडोस टू यू, आपने इतने अच्छे से वो किया। हाँ, और एक वेरी इंपॉर्टेंट है चैलेंजिंग टास्क। आफ्टर रिटायरमेंट 10 साल से ज्यादा सर्विस सिविल में हो जाता है, तो इंडिविजुअल को 10 साल ज्यादा सर्विस, तो हमको तो 2 पेंशन लागू थी। हाँ। हम्म। लेकिन आफ्टर माय एक्सपायरी, आई मीन किसी भी रीएम्प्लॉयड सोल्जर का जब इंडिविजुअल एक्सपायर हो जाता है, तो उसको वाइफ को एक ही पेंशन लागू थी। एनी, आप चॉइस करो, चाहे यू प्रेफर आर्मी पेंशन, डिफेंस पेंशन और सिविल पेंशन, एक ही था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप किया था, काफी लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। सिंस द पेंशन इज पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विस कंसोलिडेटेड पेंशन फंड, प्ली फॉर ग्रांट ऑफ ड्यूअल फैमिली पेंशन इज रिजेक्टेड। ये बात हमारे ससुर जी ने बताई, ही वाज आल्सो एक्स सर्विसमैन। उन्होंने मुझे बताया कि सिंस यू आर सर्विंग इन हेड ऑफिस राज्य सैनिक बोर्ड, तो यू डू समथिंग। मैं बोला, मैं एक छोटा सा कर्मचारी, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी तरफ से एप्लीकेशन आने दो, मैं प्रोसेस करता हूँ। फिर हमने यहाँ से एमओडी में भेजा एप्लीकेशन, और रिकमेंड करे हमारे डायरेक्टर थे कर्नल देशमुख साहब, उनको मैंने ब्रीफ किया। फिर यहाँ से उधर भेजा ऑफिशियल, और ऑल राज्य सैनिक बोर्ड थ्रू आउट इंडिया हमने उनको लेटर लिखा कि यू ऑल्सो टेक सिमिलर केस विद द एमओडी। एक सर्विसमैन एसोसिएशन होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, होते हैं स्टेट लेवल के, हर एक एसोसिएशन को लेटर लिखा, यू ऑल्सो टेक दिस केस अप विद द एमओडी। तो हर एक मीटिंग में भी ये पॉइंट लेती, उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर ने बोला है कि वी विल टेक दिस इश्यू इन 6 पे कमीशन। तो 6 पे कमीशन का भी हमने वेट किया, 2008 में पास हो गया था वो 6 पे कमीशन।
तो उसमें रिकमेंड नहीं किया। फिर आर्मी हेडक्वार्टर ने बोला ये नहीं हो सकता, कमीशन ने भी, पे कमीशन ने भी उसको रिकमेंड नहीं किया है। फिर मैंने क्या किया, हमारे फादर इन लॉ को, ही वॉज वेल क्वालिफाइड, ही वॉज ओनली हायर मैट्रिक, बट 1950 1950 के वो हायर मैट्रिक, उनकी इंग्लिश बड़ी तकड़ी थी। उन्होंने काफी उसके बारे में कंपेरेटिव करके लेटर बना दिया था। एक सिपाही रिटायर हो जाता है, उसके रिटायरमेंट का री एम्प्लॉय इधर होता है, तो उसको कितना पेंशन मिलता है आर्मी से आने के बाद? फॉर एग्जाम्पल 1000 मिलता है। इधर का गवर्नमेंट में सर्विस किया तो उसको उतना ही पेंशन मिलेगा अगर सर्विस 10 साल से ज्यादा हो जाता है। एक सिपाही रिटायर हो जाता है आर्मी से, तो वो एक्सपायर होने के बाद उसके फैमिली को कितना पेंशन मिलेगा? 3300 मिलेगा सिर्फ, अगर 10,000 है तो, है ना? या 1000 है तो 300 मिलेगा। तो ये तो बहुत कम है ना। वेयर इन सिविल दे कैन सर्व अप टू 40 ईयर्स, 38 ईयर, 40 ईयर सर्विस होता है। उसी पे सिपाही अगर 40 साल सर्विस किया, उतना पे उसका पेंशन कितना हो? तो हमको दोनों दो पेंशन फैमिलीज को दो, सो दैट दे कैन सर्व, उनके बच्चे वगैरह है उनका एजुकेशन कर सकते हैं, दो पेंशन का फायदा हो। मैंने भी उनको बताया, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को, प्रेसिडेंट को हम लेटर लिखेंगे, पार्लियामेंट में जब तक बहस इसकी नहीं होगी तब तक ये हो ही नहीं सकता। तो लेटर लिखा उनको, मैं नहीं कर सकता था, क्यों कि मैं आई वॉज गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उनको लेटर भेजा है सबको, सब पॉलिटिकल लीडर प्रेसिडेंट को। तो यू कैन टुडे ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी दिस। विंटर 2012 के सेशन में पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस हुआ। 2 एमपी जो है उन्होंने काफी इसके ऊपर प्रेशराइज किया, किसी ने भी विरोध नहीं किया उसका। और 17 जनवरी 2013 को जीआर निकला, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि ग्रांट ऑफ ड्यूअल फैमिली पेंशन। लेकिन उससे तो बात नहीं बनती ना मैडम, उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट से डबल ड्यूअल फैमिली पेंशन मिलने के लिए उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का जीआर चाहिए, है ना? तो मैंने भी केस टेकअप किया यहाँ से। वो 2.5 साल तक कोशिश करते रहे, काफी लोगों से चिट्ठी लिखाया। हमारे री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे मेजर कुलदे, उनको भी बोले साहब होना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ? मेरे तरफ से लेटर जाने दो सीएम को। उनकी तरफ से मैंने ड्राफ्ट बनाया रात रात मराठी में, वो भी भेजा, फिर भी नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ के एक नासिक के एक्सपायर हो गए थे हार्ट अटैक से एक, और एक हमारे हेड क्लर्क थे सातारा में जगताप नाम के, वो भी एक्सपायर हो गए। उनके बच्चे छोटे छोटे थे, तो एक पेंशन में क्या होगा उनको? तो मैं फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा, जनरल विक्रम सिंह को, बोला मैंने उनको बताया सर ऐसे ऐसे जीआर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का निकला हुआ है, लेकिन जब तक स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट जीआर नहीं निकलेगा, इसका तो किसी विडो को फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने, जनरल विक्रम सिंह ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रोच किया, डिफेंस मिनिस्टर से, अपने पर्रिकर साहब थे, मनोहर पर्रिकर, उनसे बात किया उन्होंने। हर मैं हो ही नहीं सकता, डिफेंस मिनिस्टर से हर एक डिस्ट्रिक्ट के, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को डीओ लेटर जाना चाहिए, तभी हो सकता है। फिर मनोहर पर्रिकर ने हर एक चीफ मिनिस्टर को डीओ लिखा कि रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ ड्यूअल फैमिली पेंशन। तो बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपने देवेंद्र फडणवीस साहब को लेटर लिखा, उसका कॉपी भी मेरे पास है। देवेंद्र फडणवीस साहब ने उसको इमीडिएट लेटर लिख दिया, रिप्लाई दिया उसका कि आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड माय एसीएस मींस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू इश्यू द जीआर ऑन दिस अकाउंट इमीडिएटली। और ये 27 अप्रैल 2015 को जीआर निकला है। तब से हमारे यहाँ के भी विडोज को 2 पेंशन फैमिली पेंशन मिल रहा है। और इस जीआर की फिर बाकी स्टेट भी सब निकाले हैं। हमारे कंट्री के मोर देन 3 लाख विडोज हैव बीन बेनिफिटेड, दे आर ड्रॉइंग ड्यूअल पेंशन। अभी तो और भी बढ़ गई की बात बता रहा हूँ। दिस वाज ग्रेट अचीवमेंट। या बट कारस्कर जी, अमेजिंग, व्हाट एन अचीवमेंट। और चैलेंजिंग भी था ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट था फॉर ऑल द फैमिलीज। और ये 2002 से 2015 तक का है 15 ये। तक। हाँ, मोर देन 14 इयर्स स्ट्रगल। बाप रे, बहुत सही, बट बहुत अच्छा आपने काम किया इसके बारे में। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि एक न्यू कमर जिसको आर्मी ज्वाइन हाँ करनी है, वो हाँ उनको क्या पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अडैप्शन? हाँ व्हाट हाँ, शुड इन टर्म्स ऑफ अडैप्शन क्या होना चाहिए, उनका क्या करेक्ट माइंडसेट होना करेक्ट चाहिए? करेक्ट करेक्ट।
प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर, उनको भर्ती के लिए, आर्मी में जाने के लिए तैयार करते हैं, रिटर्न टेस्ट के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए वहां तैयार किया जाता है। जैसे एसपीआई है, एसपीआई मीन्स सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद में है। जब वो 10th पास के बाद में वहां पर एडमिशन मिलता है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एनडीए का प्रिपरेशन उधर एसपीआई में किया जाता है। ओके। उनको ये क्या हो गया, उसके बाद में एनडीए के लिए रेडी करते हैं। उसका पीसीटीसी है, मतलब प्री कैडेट ट्रेनिंग सेंटर नासिक में है। वो कमीशन ऑफिसर के लिए वहां प्रिपेयर किया जाता है फॉर एसएसबी एंड रिटर्न टेस्ट। ऑल्सो गर्ल्स का भी एक कॉलेज नया खुला है अभी, जब से 2 साल से लागू हुआ गर्ल्स के लिए ज्वाइनिंग होना इन एनडीए एज वेल एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर यस या यस यस परमानेंट यस। कमीशन ऑफिसर, उसका भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहां पर नासिक में खुला हुआ है रिसेंटली। दे आर ऑल दिस इंस्टीट्यूशन आर रन बाय गवर्नमेंट, चलाती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। उसमें उसका फूड और रहने के लिए चार्ज तो करते हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर से, राज्य सैनिक बोर्ड से उसको रीइंबर्स किया जाता है। ओके। ये सब बेनिफिट है। जो हमारे व्यूअर्स है, अगर न्यू कमर्स में से है जिनको आर्मी ज्वाइन हाँ। करनी है, सो अडेप्शन के हिसाब से आपको बेनिफिट्स तो है ही, यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फर्स्टली, और आपको इसके लिए ट्रेनिंग अच्छे से मिलती है। सो डोंट वरी, हाँ, अगर आपको ज्वाइन करने, आप बिंदास जाइए, सर्व द नेशन, बी प्रिपेयर्ड। गाइडेंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर है, राज्य से जिला सैनिक बोर्ड, उनसे अप्रोच कर सकते, वहाँ मुझे ये ऑफिसर बनना है या जवान में भर्ती होना है अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक, वो भी गाइडेंस दे देंगे कि राइट आजकल वेबसाइट पे सब आता है इंफॉर्मेशन। राइट 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 राइट। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा प्रमोद जी की, गैलेंट्री अवार्डी जो होते हैं या हाँ डिस्टिंग्विश्ड हाँ सर्विस अवार्ड विनर्स जो होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उनको क्या जी। बेनिफिट्स मिलते हैं? हाँ हाँ, वो भी बताता हूँ। गैलेंट्री अवार्ड असज है इन फ्रंट ऑफ दुश्मन के सामने जो लड़ते हुए जो अपना एक्ट दिखाते हैं, इन हाँ अपना हाँ। गैलेंट्री दिखाते हैं फॉर द सेफ्टी और कंट्री, टू सेव और कंट्री फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन। तो अगर उसको, जिसको पीवीसी मिल जाता है, परमवीर चक्र सबसे बड़ा अवार्ड है ये, उसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, अपने महाराष्ट्र की तरफ से 60 लाख रुपीज मिलता है फॉर पीवीसी अवार्ड। एंड अशोक चक्र, यशम मतलब सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र 36 लाख मिलते हैं इनको। और उत्तम युद्ध सेवा मेडल मतलब यूआईएसएम, उनको यूआईएसएम, वीर चक्र और वाईएसएम युद्ध सेवा मेडल, इनको 24 लाख मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल को 12 लाख मिलते हैं। मेंशन इन डिस्पैचेस को मिलते हैं 6 लाख। तो ये मिलते हैं गारंटी अवार्ड फ्रॉम हाँ। द स्टेट गवर्नमेंट। अभी डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड होते हैं, वो पीवीएसएम को 4 लाख मिलते हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल। और एवीएसएम को 2 लाख मिलते हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल। एसएम को मिलते हैं 1 लाख। मतलब ये डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड। मेंशन इन डिस्पैच को 50,000 मिलता है। तो इस टाइप के मिलते हैं डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड। और पर मंथ भी ग्रांट है इसके मैडम। जैसे जो परमवीर चक्र जिसको मिला है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से 33,000 पर मंथ मिलता है इन एडिशन टू अबाव अमाउंट। और जो है अशोक चक्र वाले को 26,500 मिलता है। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक और महावीर चक्र को 25,000 मिलता है। कीर्ति चक्र को 20,000, ये पर मंथ। और उत्तम युद्ध सेवा मेडल को 17,000, वीर चक्र को 14,500, शौर्य चक्र को 9,000, युद्ध सेवा मेडल को 8,000, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल को 5,500, मेंशन इन डिस्पैचेस को 2,500। और वीसी मतलब विक्टोरिया क्रॉस अभी तो नहीं मिलता है, ये ब्रिटिश के जमाने में मिलता था, लेकिन या कोई पुराने हो सकते हैं ना, जो बूढ़े हो सकते हैं 100 साल के या हम्म। 90 साल के, उनको विक्टोरिया क्रॉस वाले को मिलता है 26,500, ये पर मंथ। जो अभी जो और ने बात ये बताया आप। करंट अभी आप बता रहे हो, ये करंट मिल रहा है अभी? हाँ, करंट इनको फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से ये लागू है, उसके पहले कम था अमाउंट। हाँ, ओके ओके ओके। और अभी एक एक्स सर्विसमैन को और उनके हाँ बोर्ड जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक हाँ बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड यस के जो लोग हैं, उनको क्या हाँ फैसिलिटीज मिलती है? हाँ हाँ, बताता हूँ। अपने डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर महाराष्ट्र से, तो जो सेवारत सैनिक अगर एक्सपायर हो गया है, नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी,
नॉर्मल, हुँ, तो उनको हुँ, 75,000 मिलता है। कोई एक्सीडेंट से हो गया या कहीं से हो गया तो उसको 75,000 एक रख हाँ, मिलता है। और उनका अपंगत्व अगर उसको आ जाता है 20 टू 50% अगर है तो 40,000 मिलता है। 50% और उससे ज्यादा है तो 75%, 75,000 मिलता है। थाउज़ेंड आणि त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी आपले डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर अभी जो बताया ना डिपार्टमेंट ऑफ हाँ, सैनिक डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर सेवनिंग हाँ, हाँ, मतलब हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक पासून तुम्ही म्हणाल तर यांच्याकडे कुठला पैसा तर तुम्ही ऐकलं असेल ध्वज दिन निधी फ्लैग डे फंड तो पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है कर्मचारी प्राइवेटली बच्चों से स्टूडेंट से कलेक्ट किया जाता है आपसे हमारे से कलेक्ट किया जाता है वो फ्लैग डे फंड डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर के पास आता है दैट फ्लैग डे फंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट 60% गोज टू बेनिवॉलेंट फंड एंड 40% गोज टू स्पेशल फंड बेनीवालन फंड के जो चेयरमैन है चीफ मिनिस्टर है और इसके जो है स्पेशल फंड के गवर्नर है तो उसमें से ये सब मिलता है अरविंद जी जो बता रहे जा रहा हूँ विडोज के दो लड़कियों के लिए 16,000 मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से बेनीवालन फंड से वार विडोज के सभी लड़कियों को मिलता है 30,000 एक माजी सैनिक विधवेंचा मृत्यू जर झाला है तर त्यांच्या मुलींना 30,000 मिलते हैं उनको और उनको एक्सपायरी के बाद में अंत्यविधि लास्ट राइट के लिए 10,000 मिलता है बेनीवालन फंड से 5,000 मिलता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड से और जो वार विडोज है तो उनको महाराष्ट्रामध्ये कुठेही जा 2,500 पर्यंत एसटीचा प्रवास फ्री आहे ओके, हे एक बेनिफिट आहे ओके, आणि मेडिकल बेनिफिट जिसको पेंशन नहीं मिलता है उनको मेडिकल बेनिफिट भी है केंद्रीय सैनिक अपने इधर से 1,25,000 जिसको पेंशन नहीं मिलता है जिसकी मतलब 15 साल से कमी है वो छोड़ के आ गए तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा तो ऐसे लोगों को जो लेकिन वो तो माजी सैनिक के डेफिनेशन में नहीं आते हैं लेकिन कभी आते थे उनका एक दिन भी सर्विस किया तो माजी सैनिक के डेफिनेशन आते 6 साल 5 साल भी किया तो आते थे तो ऐसे लोगों को अभी कम है ऐसे लोग हुँ, उनको सवा सवा लाख मिलता है पेंशन अर्नर है जिसको हाँ, पेंशन मिलता है इसके डेफिनेशन उनके लिए तो ईसीएचएस है ये फैसिलिटी एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है हर डिस्ट्रिक्ट में है ये ईसीएचएस पुणे में भी जो काफी जगह पर है तो और एजुकेशनल बेनिफिट भी दिया जाता है जो मेडिकल के लिए बीडीएस के लिए एमडी के लिए एडमिशन लेते हैं उनको 40,000 बेनीवालन फंड से मिलता है और फॉरेन में सर्विस के लिए जाते हैं उनको 50,000 मिलता है हर साल 3 साल तक मैक्सिमम 50,000 तो ऐसे 1.5 लाख उनको मिल जाते हैं मेडिकल वगैरह दूसरे स्टेट में करते हैं उनको 40,000 मिल जाता है बेनीवालन फंड से जो एसबीआई में अभी जो बताया ना सर्विसेज प्रिपरेशन येस, इंस्टीट्यूट वहां अगर एडमिशन लिया है तो उनको टू मीट द एक्सपेंडिचर अगेंस्ट फूड एंड एकोमोडेशन तो उनको 32,000 मिल जाता है अपने बेनीवालन फंड से जैसे पीआरटीसी बताया था प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर एमएसटीसी कोल्हापुर में है जो मेस्को चलाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं उनको जो भी एक्सपेंडिचर वहां आया उसका 50% रिइम्बर्स होता है बेनीवालन फंड से ओके, तो ओके, ये सारे बेनिफिट है और विशेष गौरव पुरस्कार भी है जो अच्छा काम करते हैं कोई गेम में काम कर अच्छा अपना दिखाता है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे होता है 10,000 देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो अपना दिखाता है गेम में वगैरह या किसी भी इसमें तो उनको 25,000 मिल जाता है जैसे आईआईटी में आईआईएम में और एआईएमएस में उनको एडमिशन मिलता है तो 25,000 मिल जाता है उनको तो काफी बेनिफिट है स्टेट गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट ऑफ इससे सैनिक वेलफेयर से एनडीए का जो बिल्कुल, एडमिशन जिसको मिल जाता है एक सर्विस में तो 50,000 मिल जाता है हाँ? तो और रिसेटलमेंट के लिए भी उनको और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको जो भी प्रोजेक्ट उसका 50% रीइम्बर्स किया जाता है मैक्सिमम 3 लाख तक तो ओके, एक सर्विसमैन विडोज को घर कंस्ट्रक्शन के लिए 50,000 रुपए मदद मिल जाता है जैसे माजी सैनिक को भी फ्लैट वगैरह लेता है जमीन खरीद कर अगर घर बांधते हैं तो उसको 50,000 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है तो ये काफी बेनिफिट है वैसे ये नहीं पता बहुत होता है कि बेनिफिट्स हैं और बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो आपने बहुत डिटेलिंग में इसके बारे में बताया है, सो थैंक यू वही सो मच वही फॉर दैट। डिपार्टमेंट में सर्विस 16 साल सर्विस किया सेम डिपार्टमेंट सो आई एम अवेयर ऑफ दैट Yeah, you're aware and you're also shared it.
मतलब हाँ, बहुत लोग शेयर नहीं करते, आपने शेयर किया, तो जो भी हाँ, लोग हैं जिस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मोटिवेशन है ये। अभी मेरा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि any financial assistance or हाँ, as ex gratia being given to the हाँ, NOK करेक्ट, of the martyrs and करेक्ट, also to the injured soldiers during the हाँ, हाँ, war हाँ, हाँ, activities. ओके, ओके, जस्ट अ मोमेंट। तो Yeah. जो भी सैनिक शहीद हो जाता है लड़ाई में, तो उसके एनओके को, मतलब नेक्स्ट ऑफ कीन को, मतलब अगर पत्नी है, उसको मैरिड है वो, हाँ, अगर हम्म, पत्नी है तो उसको 1 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट से दिया जाता है। ओके अगर उसको ओके माँ बाप है, उनको पेरेंट्स है, दोनों भी अलाइव है, तो उनको 50-50% मिलता है। मतलब विडो को मिलेगा 50 लाख, और मदर और फादर को मिलेगा 25-25। ऐसे है। अगर अगर अनमैरिड है, वो शादी नहीं हुआ, मदर फादर है, तो उनको 50-50 लाख मिलेंगे। और या कोई भी एक है, जवान अनमैरिड था लेकिन मदर या फादर ही है, वाइफ भी नहीं है, तो उसको 1 करोड़ मिलेगा। और लेकिन उसके हाथ में नहीं देते ये पैसा, क्योंकि घर में उनके झगड़े शुरू हो जाएंगे पैसे के लिए, हाँ रिलेटिव, हाँ है ना? जो भी है उसको पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं हर एक के नाम का। ओ अगर ओके वाइफ ही है तो 1 करोड़ का पोस्ट ऑफिस में एफडी करेंगे उनका। ओके हाँ, ओके ये बराबर मतलब हाँ, ये जिम्मेदारी लिया हुआ है। अगर अपंगत्व, मतलब डिसेबल हो एक जाता है जवान हाँ कोई भी, हाँ उसको स्टेट गवर्नमेंट तरफ से 20 लाख मिलते हैं। जब अगर वो 1% से लेकर 25% तक डिसेबिलिटी है, उनकी इंजुरी है। अगर 26 to 50% है तो 34 लाख मिलते हैं। ओ अब अगर इंजुर्ड का जो परसेंटेज 51% to 100% है तो 60 लाख मिलते हैं। ओ हाँ, उस जवान को। ठीक है, तो काफ़ी तो सारा मतलब गवर्नमेंट रियली टेक्स केयर ऑफ द फोर्सेस हाँ, बहुत करेक्ट, बेनिफिट्स करेक्ट। है, बहुत अच्छे से रखते भी है एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। फिर ओके। गारस्कर जी अभी आई थिंक आपने बहुत डिटेल में अवेयरनेस स्प्रेड किया है ये पूरे सबके बारे में। अभी इसके अभी अलावा इफ आई मस्ट हैव हाँ, मिस्ड हाँ। समथिंग, कुछ मैंने हाँ, मिस किया उसको है, तो इफ यू वांट हाँ, टू हाँ। शेयर ऐसा कुछ है हाँ, अभी और? हाँ, उसको बताता हूँ। 2 चीज़ें हैं, एक तो हॉस्टल फैसिलिटीज़, दूसरा रेस्ट ओके हाउस फैसिलिटी फॉर एक्स सर्विसमैन। अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में है ये, और किसी स्टेट में नहीं है हॉस्टल फैसिलिटीज़। ओह हाँ, हमारे महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, छोटा नया डिस्ट्रिक्ट हो गया वहाँ पे नहीं है, जनरली हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल्स है फॉर द वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वार विडोज। तो जो वार विडोज है, या इवन, हाँ, या इवन नॉर्मल विडो है, तो उनके बच्चों को फूड एंड लॉजिंग फ्री है। नो नो अमाउंट इज बीइंग चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फी 50 रुपए पर मंथ चार्ज करते हैं उनको। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है, उनके बच्चों के लिए एट सब्सिडाइज रेट वो चार्ज करते हैं। वो भी बताऊंगा कितना कितना अमाउंट होता है। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन एट सब्सिडाइज रेट में करते हैं। अभी ये गॉट चार्ज इट कितना है, वो सिटी के ऊपर डिपेंड है, थोड़ा हाँ हाँ बढ़ता है। हाँ जैसे मुंबई मुंबई सिटी है, तो जवान के लिए रहने के लिए 500 रुपए चार्ज करते हैं हर महीना। भोजन के ऊपर 4,500। मुंबई में है तो, मुंबई, पुणे और ठाणे में है तो, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जेसीओज है, तो उनके लिए रहने के लिए महीने का 1,000, और ऑन फूड 4,500। ऑफिसर्स है तो उनको 1,500 रुपए फॉर एकोमोडेशन, और 4,500 फॉर ऑन फूड। अगर सर्विंग सोल्जर है, उनके भी बच्चों को एडमिशन हम देते हैं, क्योंकि वो तो उधर सर्विस कर रहे हैं, फील्ड में कहीं कहीं होते हैं, तो करेक्ट उनकी बच्चे इधर होते हैं, तो उनको भी एडमिशन देते हैं। उनका भी एकोमोडेशन के लिए 1,000 है, और 4,500 ऑन फूड है। जेसीओ 1,500 रुपए है, 4,500 ऑन फूड। ऑफिसर्स के लिए 2,500 है, ऑफिसर्स के बच्चों के लिए, और एकोमोडेशन पर मंथ। ऑन फूड 4,500। और बाकी अगर खाली है, हॉस्टल खाली है, कहीं की जगह सर्विसमैन कम होते हैं, तो खाली थोड़ी छोड़ना है, तो हाँ सिविलियन को भी एडमिशन हम देते हैं। सिविलियन के बच्चे को, उनके लिए 3,500 ऑन एकोमोडेशन, और 4,500 ऑन फूड। फूड के लिए सबके लिए सेम है। तो ये फैसिलिटी है। अगर छोटा शहर है, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, तो उनको निवास के लिए 500 रुपए है, और ऑन फूड 3,900। जेसीओ के लिए 1,000, 3,900।
1500 ऑफिसर, 3900 ऑन फूड। फूड के लिए सेम है 3900। ओके एकोमोडेशन ओके की फर्क है, 1500 जेसीओ, 2500 अधिकारी। सिविलियन के लिए 2500। फूड के लिए सेम है सभी को। और जो ओके छोटी जगह है उनको 3-3000 है ऑन फूड सभी के लिए। एकोमोडेशन के लिए 500, 1000 जेसीओ, 1500 ऑफिसर, 500 सेवारत सैनिक, 500 एनसीओ, 1000 जेसीओ, 2000 ऑफिसर्स के लिए, और सिविलियन के लिए 2500। फूड के लिए सेम है। तो ये सब ओके फैसिलिटी है हमारे एक्सर्विसमैन के लिए। कहीं भी आते हैं अपने काम के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या और किसी भी काम के लिए आते हैं, तो वहां पे रेस्ट हाउस है, वो भी हाँ सब्सिडाइज है, कम चार्ज में उनको रहने के लिए। पुणे में भी है, औरंगाबाद में भी है, अमरावती में भी है, नासिक में भी है, कोल्हापुर में भी है। रेस्ट हाउस हर जगह पर है। वहां पर कमी रेट में है, और खाने कहीं कहीं खाने का भी बंदोबस्त है। तो ये सब हम्म है फैसिलिटीज जो मेरे तरफ से तो खत्म हो गया। अभी एनी अदर पॉइंट फ्रॉम योर साइड? हाँ थैंक यू कारस्कर जी, आपने शायद ही किसी सिविलियन को इसके बारे में इतनी जानकारी होगी, मुझे नहीं लगता किसी को होगी अपार्ट करेक्ट। फ्रॉम द फैमिली देमसेल्व्स। सो थैंक यू, मेरे चैनल पे आके आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक इतने अच्छे से आपने अवेयरनेस स्प्रेड किया है आर्मी के बारे में। टू ऑल द व्यूअर्स, ये ब्लॉग डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर कीजिए। वी नीड टू क्लैप फॉर ऑल द हीरोज आउट देयर, और जिनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने के लिए। ये बहुत एक मोटिवेशनल ब्लॉग है। आप डेफिनेटली मोटिवेट होंगे। बेनिफिट्स बहुत है, फैमिलीज के लिए बेनिफिट्स बहुत है। यू आर टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, एंड कारस्कर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू वंस अगेन कारस्कर जी फॉर डूइंग दिस फॉर माय थैंक यू चैनल। सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।